मूल निवासी प्रोफेसर रामनारायण टंडन जी, प्रिंसिपल महिला महाविद्यालय कांकेर से जो हमारे बीच उपस्थित हैं वो भी आए और मंच में शामिल कर रहे हैं। और जो साथी अगर कह रहे हैं वो कृपा करके सभागार में पहुंचेंगे। अब हमारा सत्र 5वां चालू होने जा रहा है, तो मैं इस विषय पर प्रस्तावना के लिए मूल निवासी जे एन टेकाम जी को सादर आमंत्रित करता हूं। उस विषय पर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे। जे एन टेकाम सर। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। मंच में उपस्थित मंचासीन और आए हुए सभी कैडर साथी को जय भीम, जय मूल निवासी। सत्र 5 का विशेष जन प्रबोधन सत्र का विषय है लोकतांत्रिक सत्ता प्राप्ति की पूर्व शर्तें, संकेंद्रण क्षेत्र की प्रस्तावना है। तो मैं प्रस्तावना का हमारे समाज की यह तीव्र इच्छा है कि उसे यथाशीघ्र ब्राह्मणवादी व्यवस्था और शासन से मुक्ति मिले। समाज के बुद्धिजीवियों से यह व्यवहारिक और तार्किक अपेक्षा सर्वथा न्याय संगत है। अतः अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और वर्तमान की गंभीर परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद संगठन ने इसकी समग्र सोच तैयार की है, परंतु इसे पूरा करने की योजना और अमल में समाज का सहभाग और सहयोग प्राप्त किए बगैर इसके लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। इस कार्य में कैडर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें संपूर्ण राष्ट्र में निश्चित संकेंद्र क्षेत्र अर्थात सघन कार्य क्षेत्र निर्धारित करने के लिए कुछ कसौटियाँ तैयार की गई हैं। उससे क्षेत्र तय हो जाएंगे और उसके बाद कैडर की व्यक्तिगत जिम्मेवारियां तय होगी। इस दिशा में कैडर को अधिक स्पष्टता देने और सटीक मार्गदर्शन करने हेतु तथा समाज में निराशा का अंत और परिवर्तन के लिए उत्साहित वातावरण निर्माण करने के लिए यह विषय प्रबोधन के लिए निर्धारित किया गया है। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद सर। अब मैं अगले वक्ता के लिए वक्ता का अतिथि सर सम्माननीय संजीव सुखदेवे CEC सदस्य मूल निवासी सभ्यता संघ को आमंत्रित करूंगा। वो विषय पे अपना बात रखेंगे।
साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य का 25वां अधिवेशन और ये अंतिम सत्र है। हमारे साथी भी जो बाहर से आए हैं वो जाने की इच्छा के साथ हैं और ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मैं अभी हमारे राज्य अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर रहा था तो मेरी जानकारी में ये विषय पहली बार उनके भी कहे अनुसार हमारे बीच में चर्चा के लिए अधिवेशन में ये आया है। हम सब जानते हैं कि हम जो है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज व्यवस्था लाने के लिए काम कर रहे हैं। उस व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए हम लोग एक संगठन बनाकर और विशेषकर कैडर बेस्ड संगठन बनाकर इस पर काम कर रहे हैं। और हमने अपने महामानवों के जो संदेश है, जो उन्होंने हमको अभी तक के सिखाया है, उससे ये हम भली भांति अवगत हो गए हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता के पहले हमें जो है सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। अब ये विषय लोकतांत्रिक सत्ता के रूप की पूर्व शर्त के रूप में, और हम ये जानते हैं कि हम जिस समाज को वंचित समाज कहते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ी जातियाँ और इनमें से धर्मांतरित अल्पसंख्यक, तो इन लोगों को जब तक हम ध्रुवीकृत नहीं करते, जब तक कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास नहीं करते, जब तक हम इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर संगठित नहीं करते, तब तक के जो है किसी भी प्रकार की राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक ताकत सत्ता के रूप में हासिल करना संभव नहीं है। अभी पिछले 4 सत्रों में ये बात बराबर आई है कि हमारी जो कार्यप्रणाली होगी वो लोकतांत्रिक होगी, संविधान सम्मत होगी और हम लोग संविधान में जो प्रावधान है उसको लागू करने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे। समाज का, जिसको हम समाज कहते हैं, जो अभी जातियों में बटा है, तो जो जातियों में बटा हुआ वर्ग है, जो जातियों में बटे हुए हमारे समूह हैं, जो अनेक जातियों में विभाजित है, उनको अभी समाज बनाने की प्रक्रिया में हम लोग हैं। क्योंकि जो हमारा जो आचरण है वो जातियों के अनुसार ही है। हम अपने ही जाति में उठते हैं, अपने ही जाति में जन्म लेते हैं, अपने ही जाति में उठते हैं, अपने ही जाति में बैठते हैं, उनके बीच ही हमारा सारा संपर्क होता है, उठना बैठना, खाना पीना, और अपने ही जाति के भीतर हम लोग एक दिन मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो हम लोग एक तरीके से देखते हैं कि जो दुश्मन ने जो जातिवादी व्यवस्था बनाई है, उस जातिवादी व्यवस्था के पोषक हम भी हैं। तो जातियों के आधार पर हम लोग इकट्ठा होने की जो हमारी परंपरा है या हमारी जो कोशिश है, इस पर ही हमारा सारा ध्यान लगा रहता है। और हम इन जातियों को तोड़कर एक जैसे दुखी, एक जैसे पीड़ित, समान रूप से दुखी, समान रूप से शोषित लोगों के समूह को इकट्ठा करके मूल निवासी बहुजन समाज बनाने की कोशिश में कम दिखाई देते हैं। तो जबकि बामसेफ का उद्देश्य ही है कि मूल निवासी बहुजन समाज की निर्मित करना, और मूल निवासी बहुजन समाज की निर्मित करने के लिए ये आवश्यक है कि हम अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों और उनसे धर्मांतरित हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण करें, उन्हें हम अपने साथ लाएं। जो लोग दुश्मन के द्वारा मानसिक रूप से नियंत्रित हैं, जो लोग दुश्मन के कहे अनुसार चल रहे हैं, उनका आचरण है, उन लोगों को धीरे धीरे वहाँ से लेकर के, वहाँ से हटाकर अपने साथ लाना आवश्यक है। अभी बराबर पहले भी सत्र में चर्चा, इसके पहले वाले सत्र में चौथे सत्र में चर्चा हुई। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने हमको बताया भी कि हम लोगों के लिए
जो माने बहुत बड़ी जगह उपलब्ध है। एक तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि जो हमको जो काम करना है वो काम करने के लिए जो बड़े पैमाने पे जो बंजर भूमि है यानी लोगों के जो बंजर दिमाग है उनको हमको जो है अपने काम के लिए उपयोग में लाना है। और ये भी चर्चा में आया, उन्होंने बताया भी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे काम उन्हीं लोगों के बीच कर रहे हैं जो लोग पहले से कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ लगे हुए हैं, चाहे भावनात्मक रूप से लगे हों, चाहे वो जातिगत रूप से लगे हों, चाहे वो राजनीतिक किसी आकांक्षा की वजह से आशा पूर्ति से लगे हों, चाहे थोड़ा मोड़ा उनके बीच में विचार भी हो। तो इसी कारण होता ये है कि काम करने का जो तरीका है या कार्य करने की जो हमारी पद्धति है उसकी वजह से हम अलग अलग समूहों में हैं। हमको जैसा पसंद आता है वैसे लोगों के साथ हम काम करते हैं। और ये समाज जो है उद्दंड लोगों का समाज है जो अनुशासित नहीं रहना चाहता, माने एक अनुशासन की प्रक्रिया से गुजर कर ये काम नहीं करना चाहता। तो हमारी जो टकराहट है ऐसे लोगों से ही लगातार होते रहती है। अभी हमारे राज्य उपाध्यक्ष महोदय थे, उनसे मैं चर्चा कर रहा था, उनका भी कहना है बघेल जी का कि जहां हम काम कर रहे हैं वहां दूसरे लोग पहले से और किसी संगठन के साथ काम कर रहे हैं। यानी हमारा पूरा काम जो हो रहा है हम उन्हीं जगहों पर कर रहे हैं जहां पहले से ही इस विचारधारा के बारे में कोई चर्चा हुई है या इस तरीके की इस काम की वजह से किसी प्रकार की सामाजिक या थोड़ी मोड़ी राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई है। तो ऐसी वजह से क्या हो रहा है कि हम जो है अपने काम को दूसरी जगहों तक ले जा नहीं पा रहे हैं और नए क्षेत्र हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो हमको जो है मेरे ख्याल से अभी चर्चा में और भी आएगा जब हमारे और माननीय राज्य अध्यक्ष महोदय रखेंगे, तो मुझे ये लगता है कि जहाँ मामसेर की विचारधारा के आधार पर पहले काम हुआ है और वहाँ अनेक कारणों से अब विभाजन है, विचारों में अंतर्द्वंद है, तो ऐसी जगहों की पहचान करके हम दूसरी उर्वरा जगहों की पहचान करें, वहाँ पर देखें कि मूल निवासी बहुजन समाज तो हर जगह बहुसंख्या में है, कैसे हम उनको ध्रुवीकृत करके मूल निवासी बहुजन समाज तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो है कि सघन कार्य क्षेत्र, संकेंद्रण क्षेत्र और सघन कार्य क्षेत्र, ये माने इसकी पहचान करने की बात है, इसके चिन्हांकन करने की बात है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हम अभी कुछ जिलों में अभी भी अपना काम का या अपने संगठन की विचारधारा का प्रचार और प्रसार उस पैमाने पर नहीं कर पाए हैं जिससे एक संगठन माने उस जगह पर हम खड़ा कर सकें। लेकिन ये करते हुए भी, सब जगह संगठन को तैयार करते हुए भी हमें कुछ ऐसी जगहों का चुनाव जरूर करना होगा जहां पर इसको बड़ी तेज़ी से हम लोग अमल में ला सकें, जहां हम ताकत को इकट्ठा कर सकें। तो इसके पहले भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे पहले के लोगों ने भी इस तरीके के काम किए हैं। तो इस मौके पर जबकि ये विषय चर्चा के लिए आया है तो हमें अपने आसपास के क्षेत्रों में मूल निवासी बहुजन समाज को कहाँ पर तेज़ी से हम ध्रुवीकृत कर सकते हैं, कहाँ हम तेज़ी से मानव संसाधन की निर्मित कर सकते हैं, कहाँ हम जो है उनके बीच में जा कर के आर्थिक संसाधन तैयार कर सकते हैं, पहले कैसे उनके बीच में जो है सामाजिक माने बंधुता का भाव विकसित कर सकते हैं, कैसे हम आपस में उठ बैठ सकते हैं, इस पर हमको उसका चिन्हांकन करके ऐसे क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत होगी। अभी हम लोग जो इस तरीके से काम करते हैं उसमें कई बार ये होता है कि ट्रायल एंड एरर का मेथड चलते रहता है। हम लोग काम करते हैं, फिर वो जगह अगर मान लीजिए या उस जगह पर हम कोई काम सफलतापूर्वक नहीं कर सके तो फिर हम नए साथी खोजते हैं, नई जगह खोजते हैं। तो ये प्रक्रिया अनवरत है, ये चलती रहती है। लेकिन हमको पिछले अध्ययनों से ये देखना है कि जब मूल निवासी बहुजनों की विचारधारा को जब हम समाज में स्थापित करना चाहते हैं तो ये देखना और ये पहचान करना जरूरी है कि मूल निवासी बहुजनों के ऐसे कौन से संगठन हैं जो इस विषय में पहले से काम कर रहे हैं।
अगर उनके काम हमारी विचारधारा से मिलते जुलते हैं, अगर उनके काम हमारी कार्य पद्धति से मिलते जुलते हैं, अगर वो उनकी सोच, उनका लक्ष्य हमारे जैसा है, तो ऐसे बहुजन संगठनों के साथ हमें तालमेल और समन्वय की आवश्यकता है, क्योंकि बगैर तालमेल और समन्वय के हम अपनी जो बात है वो उन लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। फिर दूसरी बात ये है कि मूल निवासी बहुजन समाज के भीतर ही बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन हैं जो क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ब्राह्मणवादी विचारधारा के या ब्राह्मणवादी संगठनों के पोषक हैं। तो ये हमारे दुश्मन है। दुश्मन तो जो बाहर से दिखाई देता है वो है ही, लेकिन समाज के भीतर जो लोग ऐसे हैं जो इस विचारधारा का समाज के भीतर होते हुए भी या मूल निवासी बहुजनों के संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए भी दुश्मन की विचारधारा को कामयाब बनाने का काम करते हैं, तो वो भी हमारे दुश्मन हैं। तो हमको इनकी पहचान बराबर करनी है, क्योंकि ये लोग हमारा जो है विरोध करते हैं, ये लोग जो है हमारे काम में अड़चन पैदा करते हैं। तो हमारा जो अभी काम करते समय जो सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो दुश्मन से कम है, हमारे अपने लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि वो काम के दौरान अवरोध पैदा कर रहे हैं। तो हमको ऐसे लोगों की पहचान करके और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करके नए लोगों के बीच जाकर नए लोगों के बीच अपनी बात रखने की आवश्यकता होगी और कुछ क्षेत्र चुनकर उस पर टाइम बाउंडेड प्रोग्राम करने होंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जैसे कहा कि हम लोग जो लगातार 3T के बारे में बात करते थे, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी के बारे में, तो हम लोगों ने अभी तक अपनी विद्वता से टैलेंट पैदा किया, टैलेंट को पैदा किया जा सकता है, टैलेंट को बढ़ाया जा सकता है, एक दूसरे के साथ चर्चा करके हम जो है अपने विचारों का संवर्धन कर सकते हैं। ट्रेजरी के मामले में भी हम लोग जो है नए लोगों तक जाकर, पुराने लोगों के बीच रहकर सभी तरीके से ट्रेजरी को भी हम लोग जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन समय एक ऐसा है जो चीज़ ऐसी है जो हमारे आपके सबके जीवन में बढ़ नहीं सकता है, वो घटने वाला है, हमारा हर एक पल घट रहा है। तो समय हमारे साथ नहीं है, जीवन का एक एक कीमती क्षण हम लोग गंवाते जा रहे हैं, हम लोग देते ऐसे माने हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, जाते जा रहा है। तो समय हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और हमारे सामने में ये बड़ी चुनौती है कि हम लोग अपने इसी जीवन में अपने जीते जी ही अपने आंदोलन को सफलता की स्थिति में पहुंचा दें। तो हम लोगों के सामने समय बड़ी चुनौती है कि इस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आज हम लोगों को आगाह भी किया है। तो समय को ध्यान में रखकर समयबद्ध जो कार्यक्रम करके हम लोग इस बात की कोशिश करें कि अपने जो ध्येय को, अपने लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो और इसके लिए विशेषकर जो हमारे कर्मचारी थे, पढ़े लिखे कर्मचारी थे, जिन्होंने समय तक काम किया, वो किन्हीं कारणों से आज सेवानिवृत्त हैं, उनके सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे ही समाज में पढ़े लिखे और सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है वो समाज का काम करने की बजाय अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने अपने पारिवारिक या सामाजिक कामों में रुचि लेते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए वो काम करते हुए, संघर्ष करते हुए नज़र नहीं आते। तो हमको जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने साथ काम पे लगाए रखने की ज़रूरत है, उनको बराबर काम देने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास जो अभी एक बड़े पैमाने पर जैसे हमारी चर्चा हुई, उससे ये लगता है कि अब हमारे पास नौकरी पेशा लोगों की कमी हो गई है और ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अब सम्मानजनक जीविका नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हमारा जो युवा वर्ग है वो अब
मजबूरी में काम करने के लिए, माने कम पैसों पर काम करने के लिए मजबूर है, उसको सम्मानजनक जीविका नहीं मिल रही है। इस वजह से हो ये रहा है कि काम के घंटे अधिक हो जाने के कारण जो नए नौजवान लोग हैं वो सरकारी सेवा में नहीं आ पाने के कारण और काम के घंटे निजी क्षेत्र में ज़्यादा होने के कारण और कम जीविका होने के कारण वो सामाजिक काम करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। तो हम लोग जब ये मूवमेंट को पहले चलाते थे 78 के बाद जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तब की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में बहुत अंतर आ गया है। पहले हमारा आदमी के पास में सम्मानजनक जीविका थी, रोजी रोटी थी। अगर किसी घर में हमारे बाल बच्चे भी होते थे तो अगर कोई खाली है तो परिवार उस पैसे से, परिवार के मुखिया के पैसे से पल जाता था और उसके घर के 1-2 युवा सदस्य जो है समाज के भीतर मूवमेंट कर सकते थे। लेकिन अभी ये स्थिति है कि समाज के भीतर काम करने के लिए इच्छा रखते हुए भी हमारा युवा उपलब्ध नहीं है। तो हमारे पास अब युवा उपलब्ध नहीं है, ये हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि उनको अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो अगर उनकी जीविका के लिए वो संघर्ष में है, अगर वो निजी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो समाज में वो समय देने की स्थिति में नहीं है। बड़ी चुनौती हमारे सामने है। तो इसकी हम लोग कैसे भरपाई करेंगे, इसकी हमको इसके तौर तरीके भी खोजने पड़ेंगे। तो हम नए क्षेत्रों में काम करें, नए लोगों के बीच में जाएं, ऐसी जगहों का पहचान करें जहां पहले से मूवमेंट न हुआ हो, और या फिर मूवमेंट हुआ भी हो तो ऐसी अवरोधक शक्तियां अब बाकी ना हो जो नए सिरे से हो रहे मूवमेंट को रोक सके। तो आज के मौके पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। सबको जय भीम, जय मूल्यवान। धन्यवाद सर, इस विषय पर आप बहुत ही बढ़िया चर्चा किए। अगले वक्ता के लिए मैं माननीय मूल निवासी प्रोफेसर रामनारायण प्रसाद टंडन जी को मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। वो विषय पर आप बात रखेंगे। सभागार में उपस्थित हमारे मूल निवासी समाज के लोग, हेलो, इस सभागार में उपस्थित हेलो सभागार में उपस्थित सभी मूल निवासीगण, हम सब वाम सेब के बैनर तले यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता, आर्थिक जागरूकता और तमाम क्षेत्रों में जागरण के लिए यहाँ पर हम सभी आए हुए हैं। आज का ये पंचम सत्र है, विशेष जन सम्मेलन सत्र, सहसमापन सत्र के रूप में इसको कहा गया है। और इस सत्र का विषय रखा गया है वो है लोकतांत्रिक सत्ता प्राप्ति की पूर्व शर्तें, संकेंद्रण क्षेत्र की प्रस्तावना। तो अभी हमारे जय टेकाम जी ने इस विषय की प्रस्तावना यहाँ पर पढ़ा और अतिथि वक्ता के रूप में संजीव सुखदेवे जी ने अपनी बात यहाँ पर कही है। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ कि अप डाउन कैसे हो रहा है, थोड़ा जो है हाँ।
थोड़ा कोई दूसरा। हेलो 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 हेलो, ये ठीक है, थोड़ा कम कर दीजिएगा। हेलो हाँ, चलिए इसमें बोल देता हूँ। लोकतांत्रिक सत्ता प्राप्ति की पूर्व शर्तें, संकेंद्रण क्षेत्र की प्रस्तावना। मैं उस समय सत्र चल रहा था, अंतिम सत्र, प्रथम सत्र का, जिसमें ध्रुव जी बोल रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से विस्तार पूर्वक अपने गहरा ज्ञान को यहाँ पर प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा लगा, सुन रहा था मैं। यूँ तो मैं वाम से पे 2-4 बार ही गया हूँ और कुछ वक्तव्य दिए हूँ, उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वाहिक रूप से जो बातें मैं जितना कुछ जानता हूँ वो सब यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले वाम सेप के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब जी को मैं याद करना चाहूँगा कि मान्यवर कांशीराम साहब यो तो एक वैज्ञानिक थे। पूना में एक्सप्लोसिव कंपनी में एक सरकारी नौकर थे, नौकरी कर रहे थे। उनको इन सब के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हीं के कर्मचारी, जो 4th कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, जिसका नाम था दीना भाना, मेरे ख्याल से सरनेम राम टेक रहा होगा, यानी कुल मिलाकर महार था जो है। तो उन्होंने जो है एक दिन जो है अपने महापुरुष संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए उन्होंने अड़ गया कि भाई हमको इस पे एक अवकाश मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे महापुरुष थे, संविधान निर्माता थे, हम उनको याद करते हैं और उन्हीं के बदौलत हम जो है शासकीय सेवा में आज हैं। लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिंदगी जी रहे हैं। और इस तरह की बातें एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी के मन में आया, और ये बात जो है उन्होंने देखा इसकी जिद को कि नहीं, उसके लिए उन्होंने कंपनी से लड़ बैठा जो है। तो ये बात पहुंचती है बाबा मान्यवर कांशीराम साहब जी के बारे में, तब उनको अम्बेडकर जी के बारे में बिल्कुल ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि वो पंजाबी सिख फैमिली से थे, पंजाब से आते थे, होशियारपुर से। तब उन्होंने सोचा, अनुसूचित जाति वर्ग से थे वो भी, उन्होंने सोचा कि आखिर ये व्यक्ति जो है, ये शख्स कौन है जिनके बारे में इन्होंने जो है बिल्कुल जिद रखी है कि अवकाश होना चाहिए। तभी दीना भाना ने उनको को साहित्य ला करके दिया। साहित्य पढ़ा तो उनका दिमाग बिल्कुल तरह से, उनका पूरी तरह से ब्रेन, जो जानता नहीं था, ब्रेन मास हो गए थे। और आम्बेडकर को वो बहुत ही अंदर तक वो समझ जाते हैं कि सचमुच में अम्बेडकर ही हमारे भाग्य विधाता हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। अगर वो नहीं होते तो हम जो है नहीं होते। इस देश के इस व्यवस्था के अंतर्गत जो सुख अभी साधन लूट रहे हैं, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा, और इस प्रकार से दीन भाना कि जो है जो मांगे थी वो पूरी हो जाती है, क्योंकि उनका साथ वो देते हैं। कई महीने साल लग जाते हैं, लेकिन बात जो है बन जाती है। और फिर उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब ने सोचा कि इस लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे बहुत सारे कर्मचारी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ग्रुप में सभी जगह पदस्थ हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना पेट जी रहे हैं, उनको उतना कुछ ज्ञान नहीं था। नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, बस अपना जो है जीवन सुधर गया और जो है अपना जैसा जीवन जी रहे थे, लेकिन वास्तविक अधिकार से वे परिचित नहीं थे। क्योंकि संविधान में हमको बाबा साहब ने सारा कुछ अधिकार दे दिया है। जिस अधिकार को उन्होंने
मेरे ख्याल से उनकी नौकरी जो है 1975 का था। मान्यवर कांशीराम साहब जी का जो है पहली नौकरी उन्होंने ज्वाइन किया था वहाँ पर। तो उस समय उन्होंने जो है इन कर्मचारियों को, जितने भी कर्मचारी थे पूना में, उनको एकत्रित किए, उनमें भी जागरूकता लाए जो है। और इस तरह से ये जो है संगठन, वामसेप का संगठन फिर पूरे जो है भारतवर्ष में फैल गया। पहले तो दिल्ली लेवल में उन्होंने जो है जम करके मजबूती से जड़ जो है जमाए। इसके बाद सारे भारतवर्ष के कोने कोने में देखिए आज जो है हमारे रायपुर में भी और सभी जगह वामसेप का जो है संगठन का कार्यक्रम, बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है। पिछले उसमें शहीद स्मारक में था, दिलीप अम्बेडकर जी मुझको बुलवाए थे, उसमें भी आया था। तो इस तरह से ये संगठन ने सारे लोगों को, ये संगठन है SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज वालों का, जिसको जो है मूल निवासी समाज कहा गया है। माइनॉरिटी में हम कहते हैं जैसे वो जो है ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, ये भी हमारे मूल निवासी समाज की, चाहे सिख हो, इन सब जो है धर्मों में उन्होंने रूपांतरित किए गए। तो हिंदुत्व जो है समाज की जो है बुरी व्यवस्था से चिढ़ करके, परेशान होकर के उन्होंने इस क्षेत्र में गए और जा कर के अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की, बढ़िया से रहने की उन्होंने ख्वाब देखा। लेकिन सभी जगह उन्होंने देखा यह कि वहाँ भी जो है ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने पीछा उसका नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से उन्होंने इस तरह के संगठन बना के, वामसेप संगठन बना करके सबके दिलो दिमाग में ये भरने की कोशिश की कि देखिए हम सब कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। लेकिन अभी भी हम जो है ये मूल निवासी समाज, जिसमें शूद्र है, अछूत है और तमाम प्रकार की जातियाँ भरी पड़ी है, वो सब अपने अपने दायरे में, दड़बे में जो है उसी सीमा में ज़िंदगी जी रहे हैं अभी भी जो है। और यही वजह है कि हम जो है सत्ता हासिल नहीं कर पाए। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने DS4 से शुरू करके, वामसेप से शुरू करके, DS4 से शुरू करके जो है राजनीतिक उन्होंने पार्टी भी बना ली और राजनीतिक पार्टी बना करके उन्होंने सोचा कि हमको इस देश का हुक्मरान बनना है, क्योंकि हम बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ हमारी संख्या ज़्यादा है। इसीलिए उन्होंने नारा भी दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल वाजिब जो है उनका नारा है। उन्होंने जो भी नारा दिया बिल्कुल सोच समझ के दिया, उसको उसके सामने मनुवादी व्यवस्था बिल्कुल जो है ध्वस्त हो जाता है। लेकिन मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ऐसे चाल चलते हैं ये सारे लोगों के जो है दिलो दिमाग को जो है बिल्कुल अलग अलग कर देता है। यही वजह है कि हमारी अधिकतर संख्या होने के बाद भी आज भी हम जो है सत्ता में काबिज नहीं हो पाए। लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने जो उत्तर प्रदेश से किया, मान्यवर कांशीराम साहब ने, कि मान्यवर कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश को इसलिए पकड़ा कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने कहा कि जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सिर है उत्तर प्रदेश। अगर मैं सिर को पकड़ता हूँ तो सारे जो है अंग जो है मेरे वश में आ जाएंगे। बिल्कुल उन्होंने बढ़िया सोचा जो है। सचमुच में पाखंड, अंधविश्वास और जातिवाद की जड़ जो है वहीं से उपजती है। और उन्हें सिर को पकड़ा और सिर को पकड़ करके उन्होंने बहुजन समाज को ऐसे जगाया कि आज उसमें सत्ता की ललक, सत्ता का सुख ऐसे घर कर गया कि आज वो बेधड़क होकर के लड़ रहे हैं। और उन्होंने स्वयं जो है अपना सत्ता में नहीं बैठा, न मायावती को भी उन्होंने नहीं बैठाया, बल्कि जो है पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुलायम सिंह को सत्ता में बिठाया है। और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का शासन होता है।
और उस शासन में और बहुत कुछ उन्होंने जो है सुधार किया। लेकिन वही है, एक चीज़ हमको देखने में मिलता है कि अभी भी जो है SC ST तो आगे रहेंगे, लेकिन जो है जो शूद्र वर्ग है जिसको हम OBC कहते हैं, वो इससे थोड़ा किनारा कर लेता है। वो समझता है कि ये जो है इन लोगों का काम है। अभी भी उनमें यही दिमाग में उनकी बात भरी हुई है, जबकि ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। जबकि मान्यवर कांशीराम साहब ने सबसे पहले इन्हीं के हित में काम किया और कहा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, वो मंडल आयोग लागू करने के लिए कही गई है बात जो है। तो उस मंडल आयोग में हम जो उस समय विद्यार्थी थे, पढ़ रहा था, मैं कॉलेज में था, तो उस वर्ग जितने भी जो है कॉलेज में जो हड़तालें होती थी, तो कॉलेज वालों के लोगों को ऐसे भड़काया गया, पिछड़े वर्गों को, कि नहीं तुम लोग मंडल कमीशन, मंडल आयोग लागू करने के लिए तुम लोग साथ दे रहे हो, तुम लोगों को तो इसका विरोध करना चाहिए। तो देखिएगा उस समय कितना अग्नि आत्मदाह किए जो है, बहुत सारे जो है कुछ किए जो है कांड जो है, समझ से इनके बाहर थी और अभी भी इनके समझ से बाहर है। लेकिन वही मंडल आयोग जो है, जब VP सिंह कुछ समय सरकार थी तो उन्होंने लागू किया, और लागू किया तो आज जितने भी OBC वर्ग के व्यक्ति हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट में आए हैं, उन्हीं की बदौलत है। जिसको फिर भी जो है हमारे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अभी वो बैठा है क्या बोलते हैं नीतीश कुमार जो है, और अन्य राष्ट्र में भी स्टालिन वगैरह जो है, ये सब इन्हीं की देन है। नहीं तो पिछड़े वर्ग और जो है SC ST लोग कहाँ पर सत्ता में थे? इन्हीं जो है, ये बाम सेब का ही कमाल है। अगर बाम सेब को पूरी तरह से हम समझ लें तो सत्ता को पाना बहुत दूर नहीं है, क्योंकि हमारा देश है, हम मूल निवासी हैं, हमारे लोग हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, हम सत्ता में आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन अभी भी हम जो है अलग अलग टुकड़ों में बटे होने के कारण ये सब नहीं कर पा रहे हैं। चाहे दुनिया भर को हम लेते हैं, चाहे विश्वविद्यालय, चाहे कॉलेज को ले लेते हैं, चाहे आपका जितना भी सम्मान हो जो है, बड़ा बड़ा सम्मान, जैसे भारत रत्न जैसे सम्मान, देखो अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को किनारे कर दिए थे। अम्बेडकर की बिल्कुल जो है जो कुछ भी था वो लगभग जो है धूमिल हो चुका था, यानी अंधेरे के गर्त में चला गया था। अगर मान्यवर कांशीराम जी नहीं आए होते तो संविधान को कोई जानता नहीं, और आज जो है संविधान कब के बदल चुके होते, नष्ट कर दिए होते। अब इतने हम जागरूक हो चुके, इसके बावजूद भी उनमें अभी भी बाहुबल दिखाते हैं कि हम तो इस संविधान को बदल के रहेंगे। ऐसा इसीलिए वो बोलते हैं क्योंकि हमारे लोग इसमें शामिल हैं। अभी उनमें समझदारी नहीं है, और समझदारी नहीं आएगी तो जो है हमारा ही जो है भविष्य गर्त में अंधेरा होगा जो है। तो इस प्रकार से उनके आने से भारत रत्न मिला मान्यवर बाबा साहेब जी को जो है, और अनेक जो है हमारे थे उनको भी भारत रत्न दी गई। तो इस तरह से दिया तो मनुवादी लोगों ने अपने ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोगों को रेवड़ी की तरह भारत रत्न बांट दिया गया, जबकि ऐसे नहीं, भारत रत्न कोई खेलवाड़ी चीज़ नहीं है जिसको किसी को भी दे देंगे। वो क्षेत्र में दिया जाता है कि सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में समान ढंग से बढ़िया काम जो सबके हितों में हो, उसको भारत रत्न दिया जाता है। इसलिए उसका नाम जो है भारत रत्न रखा गया। लेकिन अब तो जो है उसको जो है खेलवाड़ी गली मोहल्ले में भारत रत्न आपको मिल जाएंगे। पद्म श्री, पद्म क्या बोलते हैं, भूषण, ये तो ऐसे हो गए कि जो है किसी को भी दे दे रहे हैं चलते फिरते। इन्होंने गरिमा को खत्म कर दिया, जबकि संवैधानिक गरिमा में सबको समान अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राजनीति, आर्थिक, जैसा कि उस समय हमारे ध्रुव जी बोल रहे थे, सभी प्रकार के उसमें अधिकार जो है दिए गए हैं। लेकिन जो है हमारे बहुजन समाज के लोग उसको ना पढ़ करके, संविधान को ना पढ़ के, उनके अधिकारों को ना जान करके
जैसे बगल में भी हो रहे हैं, देखिए जो है हो सकता है ये कार्यक्रम को देख के इस तरह कार्यक्रम आयोजित भी कर दिए होंगे डिस्टर्ब करने के लिए, तो देखिए वो ज़्यादा काम कर जाता है। बहुजन समाज का व्यक्ति उसमें भीड़ लगाया बैठा हुआ होगा, यहाँ बेकार लग रहा होगा। तो इस तरह की यही हमारी कमजोरी है। तो अभी की जो विषय है इसी बात को लेकर है कि लोकतांत्रिक सत्ता प्राप्ति की पूर्व शर्त। देखिए, लोकतांत्रिक सत्ता को पाने के लिए शर्त यही है कि लोकतांत्रिक ढंग से जो है आप चुनाव में खड़े होंगे, और वो भी राजा ही नहीं खड़ा होगा, न कोई बड़ा आदमी खड़ा होगा, बल्कि वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसमें अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अभी भी हमें वो सब नहीं है। अगर हम खड़े हो रहे हैं, अगर मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मेरा दूसरा या तीसरा भाई वो भी खड़ा हो जाएगा कि नहीं वो खड़ा हो रहा है तो मैं खड़ा हूँ। हमारे बहुजन समाज के लोग ऐसे ही करते हैं, और इस तरह से वो अपने बातों में, अपने चाल में कामयाब हो जाता है दूसरा व्यक्ति। और ऐसे ही होता है, आप देख रहे होंगे, अगर वो खड़ा हो रहा है तो किसी दूसरे को, अरे वो खड़ा हो रहा है तो तुम खड़े हो जाना जी, तुम्हारी संख्या ज़्यादा है। और इस तरह से खड़ा करवा के जो है ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, और तीसरा व्यक्ति जो विरोधी है वो जीत जाता है। तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। हमने मान्यवर के उस बात को, उस नारा को हमने समझ ही नहीं पाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसको हमको अविलंब समझने की ज़रूरत है, और बहुत सारी बातें हैं जिसको हमको जानना और समझना है। और केडर के तहत जो बातें बता रहे थे उनको हमको और जो है करीब से जानना है, क्योंकि केडर एक ऐसी चीज़ होती है कि वो एक फार्मूला के तहत आपको काम करना पड़ता है। आपको ज़्यादा ना चिल्लाना पड़ेगा, ना बहुत बड़ा भाषणबाजी देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। और यही वजह है कि उस समय मान्यवर साहब ने उसी कैडर का इस्तेमाल करके सारे जगह जो है उन्होंने जो है ऐसे जो है संगठन बना दिए कि जगह जगह जिसका कोई ये लोग तोड़ ला ही नहीं पाए। लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही जो है बिखर गए, और बिखर करके जो है कहीं हम सत्ता में काबिज हो पाने में असमर्थ हो रहे हैं। चाहे हम किसी का भी नाम ले लें, चाहे उत्तर भारत के जो है बिहार की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र को देख लीजिए, या हमारे छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, या मध्य प्रदेश को देख लीजिए। उन्होंने वही चाल चल दिया जो है कि यूपी में फिर जो है कल्याण सिंह को बैठा दिया, और क्या बोलते हैं पिछड़े वर्ग को उमा भारती। इसी तरह से ऐसा वो एक तोड़ निकालते हैं, कुछ दिन के लिए बिठा देते हैं, लेकिन खिसका के फिर अपना बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है अगर वाम से केडर वाला आदमी है तो समझता है, जानता है, और वो उनके इस मंसूबे को कामयाब होने नहीं देता है। इसीलिए ये सब चीज़ जो है केडर और इस संगठन में इस तरह के बीच बीच में कार्यक्रम करवा के उनको जो है उसमें जागरूकता लाया जाता है। तो आप सभी जागरूक हैं, और संकेंद्रण क्षेत्र की प्रस्तावना, यानी सारा पावर तो जो है क्या है केंद्र में ही नहीं रहना चाहिए, सब लोगों में बंटना चाहिए। तो वो व्यवस्था उन्होंने कर भी रखी है अपने जो है केडर में कि भाई देखो, हम जिसको जो है चाहेंगे, जिसको भी अगर हम नामांकित कर रहे हैं, आप उसमें जो है भीतर बाधा मत डालिएगा, आप उनको सब मिल करके उनको जिताइए जो है। तभी आप प्रतिरोध करेंगे, ईर्ष्यादेश करेंगे तो आप जो है कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह की बातें इस अभी जो पॉइंट है, विषय है, उसमें यही है कि हमको अगर सत्ता पाना है तो हमको मिलजुल करके काम करना होगा। हम ये नहीं सोचना समझना होगा कि वो फलाने वर्ग का व्यक्ति हो, फलाने वर्ग का व्यक्ति है, हमारे वर्ग के व्यक्ति को आज ऐसी में तो क्या है वो अपना फ़ायदा उठा रहा है ना। 3% व्यक्ति जो है
10%, 15% लोग जो हैं इसी जो है हमारे भिन्नताओं का फ़ायदा उठा रहे हैं और सत्ता का जो है मलाई खा रहे हैं, जिसको जो है हमारा ये बाम से जगाने का काम करता है कि ऐसा मत सोचिए कि वो जो है ये है वो है, हम सभी एक हैं। तो इस तरह से हमने संविधान को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना और अंग मान करके उन्हीं के दिशा निर्देशन में, उन्हीं के विभिन्न धाराओं पर, विभिन्न आर्टिकल्स के तहत अगर हम काम करते हैं तो निश्चित तौर से हम हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करेंगे। और अगर हम क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि पे जो है बटे रहेंगे तो हम सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं अब ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय मूल निवासी। प्रोफेसर टंडन जी, अब मैं आज के 25वां राज्य अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे माननीय मूल निवासी राजेंद्र कुमार गुरु जी, राज्य अध्यक्ष बाम से छत्तीसगढ़ को आमंत्रित करता हूँ। वो अपना बात रखेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। सम्मानीय अतिथिगण, आज के इस बाम से छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन में उपस्थित सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जोहार। साथियों, आज जो सत्र 5 है, जो विषय लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लोकतांत्रिक सत्ता प्राप्ति की पूर्व शर्तें, यानी हमें अगर लोकतांत्रिक सरकार बनाना है तो उसकी शर्तें क्या है, पूर्व शर्तें, तब हम जो है सत्ता को प्राप्त कर पाएंगे। यदि इसका दूसरा अर्थ है, अगर वो शर्त को अगर हम कहीं नहीं मानते हैं, जो पूर्व शर्तें की बात कही गई है, तो वो सत्ता क्षणिक होगी। इसकी दो बातें हैं। संकेंद्रण क्षेत्र की प्रस्तावना, और ये मूलतः जो सब्जेक्ट जो रखा गया है ये कैडर के लिए है, चूँकि बामसेप का 25वां राज्य अधिवेशन मूलतः कैडर बेस अधिवेशन था, ताकि कैडर को इसमें अधिक स्पष्टता देने और सटीक मार्गदर्शन करने के लिए, और समाज में अभी जो एक हतोत्साहना का जो भाव है ना, क्योंकि वो परिवर्तन चाहते हैं, परेशान है ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, तो कैसे कैडर काम करे जो है इस लोकतांत्रिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए, और उत्साही वातावरण बनाया जो है कैडर, इसके लिए ये विषय को जो है चर्चा के लिए रखा गया है।
साथियों, लोकतंत्र का जो मूल आधार है वो जनता की प्रभुसत्ता है ना। उसमें जनता जो है संप्रभु है, परंतु सत्ता जो प्राप्ति है ये मात्र क्या जनसंख्या पे निर्भर करता है। जैसे हम बोलते हैं मूल निवासी, है ना, मूल निवासी, मूल 85, हम सब मूल निवासी। तो इसमें क्या केवल जो है जनसंख्या के नारों से हम सत्ता में आ सकते हैं क्या? तो अभी तक का जो हमारा जो अनुभव जो कहता है ना, तो चूँकि हमारे समाज में अभी भी वो चेतना उस स्तर पे नहीं गई है और बहुत सारी मतलब समस्याएं हैं। तो हम जैसे संख्या की अगर बात करते हैं तो उस संख्या के होते हुए हम सत्ता में नहीं आ सकते। और सत्ता जैसे इसमें जो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक सत्ता प्राप्ति की पूर्व शर्त है, यानी संकेंद्रण क्षेत्र की प्रस्तावना। तो इसका जो आंसर है ये इसमें छुपा हुआ है, जो हम लोकतांत्रिक सत्ता जो की बात जो कह रहे हैं। तो संख्यात्मक समर्थन में संभव नहीं होता है। सत्ता जो प्राप्ति है मात्र जनसंख्या के संख्यात्मक समर्थन में संभव नहीं होता है। यह एक संगठित सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है, सोशल पॉलिटिकल प्रोसेस है, जिसमें विभिन्न वर्गों, मैं ये संकेंद्रक क्षेत्र की प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें विभिन्न वर्गों, समुदायों में हम जो है जनजाति समुदाय, जाति समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय को इसमें काउंट कर सकते हैं, ST SC OBC जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है वो, और अन्य पिछड़े वर्ग OBC समुदाय, और समूह की जो चेतना को एक साझे वैचारिक संगठनात्मक मन पर अगर केंद्रित करना आवश्यक होता है। इसके लिए जो हम लोकतांत्रिक सत्ता प्राप्ति जो पूर्व सत्य की जो बात कर रहे हैं, इसके लिए, और यही मंच या आधार भूमि है जो राजनीतिक विज्ञान में जिसको संकेंद्रण क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ कंसंट्रेशन के रूप में अभिहित की जाती है। संकेंद्रण क्षेत्र वह पूर्व शर्त है जो किसी भी राजनीतिक शक्ति को सत्ता की ओर अग्रसर करने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है। इसके हम जो है परिभाषा को अगर ले संकेंद्रण क्षेत्र की, तो उसका तात्पर्य है उस वैचारिक, हम जिसको आइडियोलॉजी की बात करते हैं, सामाजिक और संगठनात्मक क्षेत्र से है जहां जनता की चेतना को एक राजनीतिक दिशा दी जाती है और विभिन्न समूहों के असमान हितों को एक समान लक्ष्य में समाहित किया जाता है। जैसे अभी अपने यहाँ संगठन में एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है MGC MBO का, जो है विभिन्न जो कई ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जो समान विचारधारा रखती है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उसको जो है उसके साथ मिल के काम करना जो है, तो ये संकेंद्रण क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोकतांत्रिक सत्ता प्राप्ति की पूर्व शर्तें हैं। तीसरा इसमें बिंदु है संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से, यानी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का जो स्ट्रक्चर है उसके माध्यम से समर्थकों को राजनीतिक शक्ति में रूपांतरित किया जाता है। राजनीति जो शास्त्रीय पॉलिटिकल जो साइंस में इसको कहते हैं मास बेस्ड कंसोलिडेशन या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मैं इसका कुछ उदाहरण जो आगे रखूँगा। और इसकी जो भूमिका होती है, संकेंद्रण क्षेत्र की जो भूमिका होती है, उसका जो रोल होता है, जो कंसंट्रेशन जो हम उसकी एरिया की जो बात कर रहे हैं, एक तो पहला है कि जो बहुमत निर्माण, ठीक है, इसमें लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति का जो आधार है वो बहुमत है, परंतु ये केवल जो है मतगणना तक सीमित नहीं है। इसके लिए क्या है, हमको एक जो है सक्रिय और संगठित बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। संकेंद्रण क्षेत्र जिसमें हमको जो है लोकतांत्रिक सत्ता जिससे प्राप्त करना है, और इसी संकेंद्रण क्षेत्र से विभिन्न वर्गों को एकजुट करके निर्णायक बहुमत निर्मित करना। एक दूसरा पॉइंट है इसका जो है आइडियोलॉजी एकदम क्लियर आइडियोलॉजी हो, जो सत्ता प्राप्ति के लिए केवल चुनावी घोषणा पत्र तक पर्याप्त नहीं होता है। जनता को एक ठोस वैचारिक विकल्प होना है। संकेंद्रण क्षेत्र वह आधार प्रदान करता है जहां वैचारिक दिशा स्पष्ट हो, मतलब आइडियोलॉजी एकदम क्लियर हो, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट,
और उसमें नेशनलिज्म भी आ जाता है। लेकिन हम अभी के नेशनलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। जब इस सेंटर में जो पावर जो पार्टी उसका नेशनलिज्म वो एक खोखला नेशनलिज्म है। तीसरा जो बिंदु है संगठनात्मक सुदृढ़ता। संकेंद्रण क्षेत्र सत्ता प्राप्ति को केवल आकांक्षा न मानकर व्यवहारिक संभावना में बदलना है। यह संभव तभी है जब संगठनात्मक संरचना मजबूत हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल हमारा जो स्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तभी जो है ये संकेंद्रण क्षेत्र जो है वो निर्मित होगी। जो है संगठन जनता के उत्साह को राजनीतिक शक्ति में रूपांतरित करता है। संगठन जो है जनता के उत्साह को, है ना, वो राजनीतिक शक्ति में रूपांतरित करता है। इसमें एक चौथा बिंदु है जो मैं एमसीसी एमबीओ की जो बात कह रहा था, गठबंधन और रणनीतिक एकजुटता। इसमें बहुदलीय लोकतंत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पूरा डेमोक्रेसी है, तो कोई एक पार्टी तो फुल पावर में नहीं आ सकती, है ना। जैसे पिछले बार जो है बीजेपी कही थी अब की बार 400 पार, लेकिन वो उसमें रुक गए। टोटल जो जितने गठबंधन बनाया है उसको काउंट करके की, अकेले नहीं कहा था। तो बहुदलीय लोकतंत्रों में अकेले किसी दल का संपूर्ण बहुमत कठिन होता है। संकेंद्रण क्षेत्र विभिन्न दलों और आंदोलनों के बीच जो वैचारिक गठबंधन की आधार भूमि बन सकता है और बना है। ये हमारे पास इसे एग्जाम्पल भी है। संकेंद्रण क्षेत्र को अगर जैसे हम सीधे सीधे भाषा में समझे तो एक्चुअल में क्लिष्ट जो हिंदी शब्द है ये, उदाहरण के लिए जैसे मैं कहूँगा, जैसे बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो है एक समय में शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है उसका एक संकेंद्रण क्षेत्र बनाता है। बाद में जो है उत्तर प्रदेश में वो ओबीसी को भी जो है साथ रखता है। उसके बाद फिर वो यूपी की सत्ता में पावर में आती है, लेकिन बाद में जो है उसके नारे बदल जाते हैं, है ना। तो उसमें जो है कुछ और कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश करता है, उसमें ब्राह्मण कम्युनिटी जुड़ता है, बाद में आर्थिक सत्ता से बाहर हो जाती है। उसके कारण है जो है कुछ क्षेत्रीय दल है जैसे डीएमके है, उसकी एक अपनी जो विचारधारा है ना। वहाँ एक गैर ब्राह्मणवाद आंदोलन चला जो है, आत्मसम्मान आंदोलन, है ना, पेरियार का जो मूवमेंट चला है, तो उससे जो गैर ब्राह्मणवाद की मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो एकजुट हुए जो है ना, SC ST OBC और जो बड़ी जो कमेरा जो जातियाँ है ना, कम्मा कापू रेड्डी टाइप से जो, तो वो लोग जो मिल करके जो है एक उनका अपना जो राजनीतिक जो वो बनता है सोच, तो वो सत्ता में आती है डीएमके जो द्रविड़ मुनेत्र कज़गम जो है, तो ये वो जो है वहाँ अपना संकेंद्रण क्षेत्र बनाता है। वैसे ही हम अगर जो है पुराने उसमें उदाहरण में दे या फिर वैश्विक स्तर पे ले, तो रूस में जो 1917 में जो बोल्शेविक जो क्रांति होती है 1917 में, है ना, लेनिन के नेतृत्व में, तो वहाँ वो जो है मज़दूरों और किसानों को केंद्रित करके, यानी दो जो एक कम्युनिटी है ना, उसको जो है शामिल करके एक जो है पूंजीपति और सामंतों के खिलाफ जो है खड़ा करके वो अपना एक संकेंद्रण क्षेत्र जो बनाती है, और वो फिर वहाँ रूस में सत्ता में पावर में आती है। सेम ऐसी जो है हम एक और उदाहरण जो है अपने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में देख सकते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी थी उस समय, जो कांग्रेस आरंभ में एक चर्चा मंच के रूप में जो है रूप लिया जो है जब ब्रिटिशों के खिलाफ वो काम करती है, तो और बाद में फिर वो जो है किसानों, मजदूरों, छात्रों, इवन जो है कुछ बिजनेस समूह को भी और महिलाओं को जो है इकट्ठा करके एक संकेंद्रण क्षेत्र बनाता है, और बाद में देश की जो है राजनीति में लंबे समय तक सत्ता में जो है वो कायम रहता है। तो इस प्रकार से जो है एक संकेंद्रण क्षेत्र जैसे निर्मित होती है, तो कोई भी जो है पावर जो अगर सिस्टम में आता है, सिस्टम में अगर कोई भी पावर आ रही है, तो वो लंबे समय तक जो है वो वहाँ जो है रिजर्व करता है। और संकेंद्रण क्षेत्र नहीं होने का भाव, संकेंद्रण क्षेत्र के बेहतरीन एग्जाम्पल जो है भारतीय जनता पार्टी का भी है। हम अगर जैसे
उदाहरण के तौर पे देखें तो इसका जो एक मुख्य जो संगठन है आरएसएस, उनकी एक आइडियोलॉजी है, उनका जो है एक विचार है ना। तो वो एक संगठन भी है, उनकी एक विचारधारा भी है, जो अपने जो आपसुक विंग जो बीजेपी है उसके लिए वो संकेतन क्षेत्र का निर्माण करती, डेवलपमेंट करती है। ठीक है, आज जो पावर में है बीजेपी जो है उसका कारण है वो 90 समय से अनवरत काम कर रही है, और उसका एक नतीजा है कि आज वो सिस्टम में बैठे हैं। ठीक, संकेंद्रण क्षेत्र नहीं होने के क्या मतलब उसके नहीं होने के या अभाव की चुनौतियाँ क्या है? अगर संकेंद्रण क्षेत्र जैसे अगर डेवलप नहीं हुआ तो चुनौतियाँ क्या है? उसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे कई बार मूवमेंट चलता है, ठीक है, मूवमेंट जैसे अब मैं एग्जांपल दूँ तो 2011 में अन्ना मूवमेंट आया जो है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाई उसने, तो वो एक क्विक समय के लिए आया था, तो लोगों में इतना मतलब उत्साह था, जो है जोश था, हालांकि उसके पीछे जो है कोई और दूसरी जो पावर काम कर रही थी, लेकिन मैं इसको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो जब लोगों एकदम इमोशन से जुड़ जाते हैं, लोग जो है इमोशन से जुड़ जाते हैं, और नतीजा हुआ जो है उसका जो है, और एक पार्टी बनती है आप, है ना, और वो जो है दिल्ली के सत्ता पे पावर में आ जाती है। लेकिन एक उसकी आइडियोलॉजी ना होने के कारण, और एक जो है एक कंसंट्रेशन एरिया ना होने के कारण वो आज क्या है, सिस्टम से उतर गया। वो हो सकता है 8 साल 10 साल बाद जो है पूरे ख़त्म हो जाए वहाँ से। तो क्योंकि क्या है, जो बिखरा जो जन समर्थन है वो सत्ता परिवर्तन बहुत कठिन हो जाता है उसमें। स्केटर जो क्राउड जो रहता है, या पीपुल कहते हैं उसको, जो है लोग जो रहते हैं, और वो तत्कालिक उभार जो है आंदोलन अस्थायी रहता है, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया जो है ना, और वो दीर्घकालिक सत्ता में नहीं बैठा रह सकता है, या उसको दीर्घकालिक सत्ता उसको नहीं मिल सकती है, और वो डिपेंडेंसी रहता है। क्योंकि क्या है, संकेंद्रण क्षेत्र नहीं होने के कारण जो है उसके जो वोटर है वो स्केटर रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो किसी न किसी मतलब जो है दल का सहयोगी रहेगा, या तो फिर जो है एक द्वितीय जो है वो भूमिका निभाएगा जो है संकेंद्रण क्षेत्र के अभाव में। हम समसामयिक जैसा परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आज की जो राजनीति में जैसे सोशल मीडिया है, तत्कालिक मुद्दे हैं जो जनता को प्रभावित अवश्य करते हैं, किंतु इसके पीछे कोई सशक्त संकेंद्रण क्षेत्र ना हो, है ना, तो ऐसी पार्टियां आंदोलन शीघ्र ही कमज़ोर पड़ जाती है। और ये जो है कई हम देखें एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में जो घटना घटित हुआ, तो एक बहुत एक अरेस्ट जो है मूवमेंट वहाँ हुआ, वहाँ की सरकार गई। अभी नेपाल का जो है स्थिति जस्ट जो है लेटेस्ट है, तो जो मूवमेंट जो चला जेन जेड जो है मूवमेंट है ना, जनरेशन जेड जो है, तो क्या ये जो मूवमेंट है संकेंद्रण क्षेत्र डेवलप कर लिया है? क्या इसकी स्पष्ट आइडियोलॉजी है? अगर स्पष्ट आइडियोलॉजी नहीं है, अगर कोई उनका एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये क्या होगा, कुछ समय के लिए उनके समर्थक सत्ता में रहेंगे, पावर में रहेंगे, या ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपस में 2-3 गुटों में बढ़ जाएगा, आपस में झगड़ा होंगे, मनमुटाव होगा, और ये पूरा बिखर जाएगा, जैसे बांग्लादेश का भी चल रहा है। बांग्लादेश में भी स्थिति वैसी है। तो ये नेपाल में जो हमने देखा जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति का जो मूल मंत्र केवल जो है चुनावी रणनीति या फिर लोकप्रियता तक नहीं है, बल्कि ये संगठित संकेंद्रण क्षेत्र का निर्माण और शुद्धिकरण है। ये वही पूर्व शर्त है जो किसी भी दल या आंदोलन को चुनावी राजनीति की अनिश्चितताओं से आगे बढ़कर स्थायी सत्ता प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है साथियों। मैं 1-2 बात जो है डॉक्टर अम्बेडकर की कोट करना चाहूँगा। वो एक बात कहते थे कि हमको जो है जाति बहुमत नहीं, राजनीतिक बहुमत चाहिए। तो संकेंद्रण क्षेत्र जो है, ये जो बात आई है वो बहुत सही अप्लाई होता है। वो ऐसा संकेंद्रण क्षेत्र बने इसमें ST, SC, OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो है, इनसे जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है उनका समूह जो है एक समान वैचारिक धारा जो है ना, एक क्षेत्र ऐसा हो, डेवलप हो, तो वहाँ जो है संगठन
स्टेबल होता है तो वहाँ कैडर को काम करने में भी आसानी होगा हमारे, ठीक है। और दूसरी आइडियोलॉजी को वहाँ फैलाने में जो है आसानी होगी, और उसका एक रिज़ल्ट क्या आएगा, जो बात करें लोकतांत्रिक सत्ता जो है ना, वो उसके अंतिम फिर वो है सत्ता प्राप्ति का जो केंद्र है। तो इस सब्जेक्ट को जो मूल जो देश से यही था। और बाबा साहब अम्बेडकर जो है एक तो बातें जो कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये बाबा साहब अम्बेडकर धारवाड़ की सभा में 28 दिसंबर 1929 का, ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा मूल निवासी समाज के साथियों को। वो एक चर्चा चलती रहती है, उस समय तिलक का जो आंदोलन था वो एक नारा था जो है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। तो उस संबंध में बाबा साहब अम्बेडकर जो है अपना कई मेमोरेंडम लेके जाते हैं, जो अपनी उनकी जो लड़ाई चलती रहती है, तो वो कहते हैं कि क्या सिर्फ स्वराज पाकर क्या होना है, हमें भी तो स्वराज के लायक होना चाहिए। चीखेंगे चिल्लाएंगे तो हम सत्ता मिल भी जाएगी, लेकिन ज्ञान के भी सब बिना उसे पाना व्यर्थ है, ठीक है। स्वराज को भोगने के लिए योग्यता और काबिलियत भी चाहिए। तो वो जो है वो बहुत दूर की बात कह रहा है। जैसे कई बार होता है ना, हमारे बहुजन समाज के लोग सत्ता में आते हैं लेकिन पचा नहीं पाते हैं, ये भी एक समस्या है। तो आज का जो विषय, ये जो लोकतांत्रिक सत्ता प्राप्ति की जो पूर्व शर्तें है ना, संकेंद्रण क्षेत्र की जो प्रस्तावना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है साथियों। और ये विषय मूलतः जो है केडर के लिए जो है था कि हमारे जो केडर है वो ऐसे क्षेत्रों में जाकर के काम करे जो है बहुजन समाज के बीच जो है, और जो हमारा जो लोकतांत्रिक सत्ता प्राप्ति का जो उद्देश्य है उसके लिए, और जो समाज में जो रेस्ट है एक प्रकार से कहना चाहिए, है ना, उसको जो है देखते हुए एक उत्साहपूर्ण वातावरण में काम करे और उस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। पुनः एक बार आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद सर, जो आप विषय पर बात रखे। अब मैं इस सत्र के और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए माननीय मूल निवासी आशीष जामुनकर जी, जिला अध्यक्ष रायपुर वाम से छत्तीसगढ़ को मैं आमंत्रित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हमारे प्रोफेसर साहब एक प्रेरक कविता सुनाना चाहते हैं, तो आइए और हमें प्रेरक कविता 60 में सुनाएंगे। बिल्कुल सर। मुक्तक प्रस्तुत है। गुलामी की जमी से अर्श पर जिसने बिठाया है, गुलामी की जमी से अर्श पर जिसने बिठाया है, करो संघर्ष जीवन में हमें जिसने सिखाया है। बराबर का दिलाया हक दबे कुचले नारियों को, उन्हें कानून के द्वारा वोट का हक दिलाया है। निरंतर श्रम किया, जमकर स्वप्न ऊंचा सदा देखा, लक्ष्य की ओर बरस करके कभी मुड़कर नहीं देखा। समर्पण प्यार प्रतिभा से बढ़ाया राष्ट्र को आगे, छल कपट द्वेष की नज़रों से दुनिया को नहीं देखा। ये अम्बेडकर की ओर इशारा है।
उमंगों का भरा सागर अगर हो आपके दिल में, समझ लो आप है नज़दीक निज मंजिल को पाने में। त्याग दे आप यदि आलस अपनी जिंदगानी से, हर्ष होगा हजारों को अपने दिल लगाने से। अवगुणों का जहर पीकर समंदर हो गया खारा, किया संघर्ष जीवन भर मगर सागर नहीं हारा। मथा जब इनको लोगों ने दिया अमृत जमाने को, हजम कर विष जमाने का रहा हरदम बना खारा। तो इस प्रकार से हमारे अंबेडकर साहब बिल्कुल सागर की तरह खारे थे, जिन्होंने सारा पीड़ा को पान करके दुनिया को आज हमको खुशियाँ बांट दी है। जय भीम, जय मूल निवासी। थैंक यू सर। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। आवाज़ नहीं आ रहा? सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। सभी महामानवों को नमन करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो हमारा 25वां छत्तीसगढ़ राज्य बामसेफ अधिवेशन, जो कि 2 दिवसीय था, 13 तारीख और 14 तारीख, उसका समापन आज होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले जो हमारे बीच उपस्थित नेशनल प्रेसिडेंट सर हैं RN ध्रुव सर, उनको मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमको प्रबोधन किया। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष राजेंद्र ध्रुव सर, उनको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने हमको संगठन के बारे में और आने वाली रणनीति के बारे में ये 2 दिन के कैडर कैंप राज्य अधिवेशन के तौर पे हमको उन्होंने समझाया। साथ ही साथ प्रथम दिन में हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर शंकर उके सर, उनको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमको प्रबोधन किया। और बामसेफ ने 2 दिन तक लगातार जो विषय के ऊपर जो चर्चाएं रखी है वो काफ़ी गहन थी और बहुत ही डिटेल चर्चा हुई ये 2 दिन में। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने कैडरों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएं, ताकि वो जब अपने एरिया में जाएं और अलग अलग जगह पे जब वो मीटिंग लगाएं तो लोगों को ये जानकारी से अवगत कराने के लिए बामसेफ इस तरह के अधिवेशनों में अलग अलग विषय की जानकारी प्रदान करता है। और हमें जो इस कार्यक्रम को करने के लिए जो हॉल प्रदान किया है कंवर समाज भवन, उनके पदाधिकारी लोगों को भी धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ ही साथ प्रमोद पैगरा जी को भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने केयरटेकर की भूमिका निभाकर हमारी जो छोटी मोटी ज़रूरत थी उसको भी उन्होंने पूरा किया। और हमको 2 दिन तक खाने का जो प्रबंध किया है
अमृत भोजनालय के वर्मा जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको 2 दिन तक खाने का प्रबंध किया। ठीक है, खाना खिलाने का प्रबंध किया। हाँ, और इन 2 सत्र में, 2 दिनों के सत्रों में जो भी हमारे गेस्ट आए हैं, जिन्होंने हमको प्रबोधन किया अलग अलग विषय पे, हम उनको भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और सभी सम्मानीय कैडरों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपने अपने एरिया में जाकर जो विषय के उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, वो विषयों का ज्ञान वो लोगों तक पहुँचाए। ठीक है, और इसी के साथ मैं 25वां छत्तीसगढ़ राज्य वामसेवक अधिवेशन छत्तीसगढ़ को यही समाप्त करने की घोषणा प्रदान करता हूँ। तो सभी साथियों को धन्यवाद। थैंक यू। बैनर भी आएगा सर ना, नीचे बैनर भी आएगा।